स्वागत करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और हमारे जयप्रकाश कादम जी को अपने बीज वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सर। सभी मित्रों को मेरा एक बार फिर नमस्ते, अभिवादन। और एक मेरा अनुरोध है कि कृपया सब अपने अपने माइक म्यूट कर लें। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है और उससे मेरी आवाज बहुत से लोग नहीं सुन पाएंगे। जैसे कि बहुत से लोग आवाज जब अरुणा जी बोल रही थी या प्राचार्य जी बोल रहे थे या जो पहले जो गीत की प्रस्तुति हो रही थी, तो उसकी आवाज बीच में परेशान कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि कई लोगों के माइक ऑन थे। तो यदि ये मैं समझता हूं जब वक्ता कोई भी बोल रहा हो उस समय केवल उसका माइक ऑन रहे, सबके ऑफ रहेंगे तो हम सब बहुत ध्यान से सुन पाएंगे। शुक्रिया। अभी भी किसी का ऑन है वो हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, विशेष रूप से संभा शिवा राव का, कि उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ आज हिंदी भाषा को लेकर के अपने विचार बांट सकूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे हैदराबाद विश्वविद्यालय के मित्र प्रोफेसर कृष्णा और प्रोफेसर सरराजू का, कि उन्होंने मेरा नाम सुझाया संभा शिवा राव को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो वो सभी मेरे मित्र हैं, तो उनको धन्यवाद ना भी दूं तो चलेगा, लेकिन फिर भी औपचारिकता है तो मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सबसे। और मुझे एक खुशी ये भी हो रही है, बहुत दिन के बाद मैं अपने पुराने मित्र जनार्दन जी को देख रहा हूं यहाँ पर, जिसका मुझे शायद पहले पता नहीं था कि जनार्दन जी आ रहे हैं, है ना। तो ये अब पता चला है। ये बहुत अच्छे अध्येता हैं। तो मित्रों, बीज वक्तव्य तो मैं दूं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है विषय क्या है जिसपे बीज वक्तव्य मुझे देना है। केवल हिंदी पखवाड़े का समापन है, तो ये तो एक मोटा मोटा चीजें होती है। लेकिन जब आप कह रहे हैं बीज वक्तव्य, तो उसका मतलब किसी विषय पर एक केंद्रित होकर हमें बीज वक्तव्य देना होता है। लेकिन यहां विषय नहीं है, तो इसलिए मेरे सामने दुविधा है कि मैं बीज वक्तव्य कहां दूं। क्या मैं राजभाषा पे दूं, क्या मैं भाषा पे दूं, क्या मैं साहित्य पर दूं, मैं किस पर बोलूं। तो खैर, क्योंकि मैं इतना समझ रहा हूं कि ये राजभाषा हिंदी के सप्ताह या पखवाड़े का समापन है, तो मुझे भाषा पर ही अपनी बात और भाषा के इर्द गिर्द ही अपनी बात कहनी पड़ेगी। देखिए, भाषा हमारे या किसी व्यक्ति के जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। भाषा व्यक्ति की पहचान होती है। भाषा व्यक्ति का निर्माण करती है। एक पश्चिम के दार्शनिक हैं जॉन लॉक। उनका कहना था कि जब बच्चा पैदा होता है, मनुष्य जब पैदा होता है, तो उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह होता है और वो जो कुछ सीखता है वो अपने आसपास की दुनिया से और अनुभवों से सीखता है, और उसको वे अनुभव भाषा के माध्यम से मिलते हैं। यानी कि व्यक्ति जो कुछ सीखता है वो भाषा के माध्यम से सीखता है। वो जैसा बनता है उसके निर्माण में उसकी भाषा की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वो अच्छा व्यक्ति बन रहा है, चाहे वो अच्छा व्यक्ति नहीं बन रहा है, चाहे वो, तो इसलिए भाषा को हम ये तो कहते हैं कि हमारी संस्कृति का प्रवेश द्वार होता है ना। लैंग्वेज इज ए गेटवे ऑफ आवर कल्चर, ये तो हम कहते हैं। लेकिन संस्कृति की भाषा होना और भाषा की संस्कृति होना, दोनों में बड़ा अंतर है। जब हम कहते हैं कि भाषा संस्कृति का प्रवेश द्वार है,
इसका मतलब है कि संस्कृति बहुत कुछ भाषा पर निर्भर करती है कि हमारी कैसी भाषा होगी, उसके आधार पर हम अपनी संस्कृति की पहचान कर सकते हैं, संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं या संस्कृति का विकास कर सकते हैं। और हम किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन भी भाषा के आधार पर कर सकते हैं। और किसी संस्कृति की भी अपनी भाषा होती है। जैसे भाषा का है ना, तो धर्म संस्कृति का एक एलिमेंट है। तो धर्म की एक भाषा होती है, संस्कृति की भाषा होती है, और ये विभिन्न रूपों में भाषा हमको प्रभावित करती है, हमको संचालित करती है, हमको प्रेरित करती है, हमको ऊर्जा देती है, और कहीं कहीं भाषा हमारी ऊर्जा को सोख भी लेती है। तो भाषा के जो विभिन्न रूप हम देख सकते हैं, उसमें एक होता है हमारे परिवार की भाषा, एक होती है हमारे समाज की भाषा, एक होती है हमारे दफ्तर की या कामकाज की भाषा। तो परिवार की जो भाषा होती है उसमें एक बहुत ज्यादा अनौपचारिकता होती है। उस भाषा में ना हम व्याकरण देखते हैं, ना हम बहुत ज्यादा उस पे उसकी तात्विकता में जाते हैं, ना उसके इसमें जाते हैं कि हम भाषा कितनी सही बोल रहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध में जाते हैं। और सही मायने में जो परिवार की भाषा होती है, हमारी भाषा के अंदर 90% इनपुट हमारे परिवार की भाषा का होता है। चाहे हम कितने ही शिक्षित हो जाएं, कितना ही हम अपना विभिन्न भाषाओं का अध्ययन कर लें, कितने ही समृद्ध हो जाएं भाषा के आधार पर, लेकिन 90% इनपुट हमारे परिवार की भाषा का होता है। तो इसलिए परिवार हमको कौन सी भाषा सिखाता है, और उस भाषा के माध्यम से परिवार हमको कौन सी संस्कृति देता है या हमारे अंदर कौन से संस्कृति के बीजों को रोपता है, वहां से हमारा निर्माण होता है। और फिर जिस तरह का हमारा निर्माण होता है उसी तरह से हम समाज में व्यवहार करते हैं और अपना योगदान देते हैं समाज और राष्ट्र को। तो बहुत कुछ समाज का विकास, समाज की एकता, समाज का निर्माण, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र का निर्माण, इन सब में भी भाषा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहां तक कि भाषा को, विशेष रूप से हिंदी भाषा को, एक अनुत्पादक भाषा माना जाता है कि यह अनप्रोडक्टिव है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी अवधारणा है कि भाषा उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, और भारत में हिंदी भाषा उत्पादकता की बहुत महत्वपूर्ण इकाई भी है। तो भाषा के बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे आयाम खुलते हैं, और जितना हम इसके अंदर जाते हैं, तो जैसा मैंने कहा, भाषा परिवार की हुई, एक समाज की हुई। तो समाज की भाषा हमारी परिवार की भाषा से थोड़ी सी अलग हो जाती है कि जब हम परिवार से निकल के समाज में आते हैं तो हम थोड़े से संभल जाते हैं, हम उतने अनौपचारिक नहीं रह पाते। तो हम लोगों से बात करते हैं, उसमें हम थोड़ी सी औपचारिकता हमारी आती है, और औपचारिकता क्या, उसमें स्वाभाविकता खो करके हम थोड़ा सा प्रदर्शन करते लगते हैं। जो हम नहीं होते हम वो प्रदर्शित करते हैं भाषा में। तो ये जो भाषा है, ये हमारे समाज, पूरे हमारे व्यक्तित्व को, जैसे ही हम परिवार में होते हैं तो हमारा अलग तरह का व्यक्तित्व होता है, हम समाज में आते हैं तो हमारा अलग तरह का व्यक्तित्व होता है, और जब हम अपने दफ्तर में, कार्यस्थल पर जब काम कर रहे होते हैं तो वहां हमारा अलग तरह का व्यक्तित्व होता है, और वहां उसी के अनुसार हमारी भाषा हो जाती है। यदि हम अधिकारी हैं तो अधिकारी की अलग तरह की भाषा होती है, और अधीनस्थ की भाषा अलग होती है। जैसे शोषक की भाषा अलग होती है, शोषित की भाषा अलग होती है,
शासक की भाषा अलग होती है, शासित की भाषा अलग होती है। कहने के लिए वो एक ही भाषा हो सकती है, हम कोई भी भाषा का नाम ले सकते हैं, तेलुगु ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं या कोई भी, लेकिन वो सबकी अलग अलग भाषा है। और हर व्यक्ति अपने अपने पद, प्रस्थिति, स्टेटस के अनुसार या अपनी चेतना के अनुसार भाषा का इस्तेमाल करता है। तो ये जो भाषा है ये हमारे ज्ञान विज्ञान की भाषा भी है और ये हमारी पहचान की भाषा भी है। क्योंकि जब हम ज्ञान की भाषा कहते हैं तो ज्ञान के यानी कि हम किसी भाषा के माध्यम से हम किसी का, या तो हम अपने आप को ज्ञानी, एक नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल या विद्वान हम दिखाना चाहते हैं खुद को, या कई बार हम उसकी भाषा के आधार पर ही केवल उस व्यक्ति को ज्ञानी या विद्वान मान लेते हैं। और तो ये, और कई बार भाषा के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति को अज्ञानी या कम जानकार या उसे मूर्ख भी मान लेते हैं। तो ये जब हम ज्ञान के आधार पर भाषा को देखते हैं तो भाषा इस तरह से हमारा वर्गीकरण कर देती है और हमारे एक चिन्हित कर देती है हमको। लेकिन जब हम एक पहचान की भाषा होती है हमारी ज्ञान से अलग, क्योंकि वो ज्ञान की भाषा इसलिए कह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा में श्लोक बोल दे तो समाज में उसे बड़ा ज्ञानी और विद्वान मान लिया जाता है। समाज के बीच में उसे चाहे उन संस्कृत के श्लोकों का खुद अर्थ पता ना हो, उसने चाहे वो रटे हुए हों, लेकिन यदि वो संस्कृत बोल लेता है तो संस्कृत को हमने समाज में धारणा बन गई है, कोई आदमी संस्कृत जानता है और संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों के श्लोक बोल देता है तो वो बड़ा विद्वान है, बड़ा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है। जो हमारा शिक्षित वर्ग है वहां आते हैं तो यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी लिखता है, तो उसको इंटेलेक्चुअल माना जाता है कि ये नॉलेजेबल है, ये पढ़ा लिखा है। यदि कोई तेलुगु में बोलता है, हिंदी में बोलता है या अपनी दूसरी भाषाओं में बोलता है तो उसके बारे में ये सामान्य धारणा हो जाती है कि इसे अंग्रेजी नहीं आती, इसका मतलब इसको कम नॉलेज है, ये उतना नॉलेजेबल नहीं है। तो ये एक व्यक्ति का एक पैमाना हो जाता है उसके आकलन का, भाषा का ज्ञान। समाज में अलग तरह का, समाज में संस्कृत हमारी पहचान की भाषा है और सामान्य समाज से शिक्षित समाज के वर्ग में आते हैं वहां पर, तो वहां अंग्रेजी हमारी पहचान की भाषा होती है या हमारे सम्मान की भाषा होती है। और तीसरी होती है हमारी रोजगार की भाषा। तो रोजगार की भाषा जरूरी नहीं कि जो हमारे परिवार की भाषा है या मेरे समाज की भाषा है, जरूरी नहीं को मेरे रोजगार की भाषा हो। रोजगार की भाषा भिन्न हो सकती है। तो रोजगार की भाषा का अपना महत्व होता है और रोजगार की भाषा की अपनी शब्दावली होती है। और जैसा मैंने कहा कि भाषा में औपचारिक और अनौपचारिक दो रूप होते हैं। जैसे सामाजिक भाषा में होता है, हम कहते हैं उस भाषा को हमारी सभ्यता और असभ्यता की पहचान, सुसंस्कृत और असंस्कृत व्यक्ति की पहचान हम भाषा का आधार पर करते हैं। तो भाषा मान और अपमान का निर्धारण भी करती है और उसकी प्रेरक शक्ति के रूप में भी काम करती है। ये परिवारों में ही, ये भाषा के माध्यम से ही सिखाया जाता है बच्चे को कि किसके साथ कैसा संबोधन करना है। ये रिश्ते, नाते, परिवार भाषा के माध्यम से सिखाए जाते हैं। किसको सम्मानजनक संबोधन देना है, किसको नहीं देना है। और उसी भाषा के माध्यम से हमको जातियों का परिचय कराया जाता है, व्यक्तियों का जाति के साथ परिचय कराया जाता है और ये सिखाया जाता है कि किससे कितनी दूरी रखनी है, किससे अस्पृश्यता रखनी है, किससे नहीं रखना है, ये तुमसे छोटा है, ये तुमसे बड़ा है,
ये नजदीक या दूरी का, मान या सम्मान का, ये भाषा, और वही हम उसी भाषा में किसके साथ कैसे संवाद करें। तो किसी के प्रति हम सम्मानजनक भाषा का व्यवहार करते हैं, किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का व्यवहार करते हैं, वो जाति के आधार पर देख कर व्यवहार करते हैं। ये सब भाषा सिखाती है, भाषा का खेल है। तो भाषा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यही भाषा होती है जो अलगाव और सद्भाव की भाषा होती है। कहीं कहीं भाषा जिसे हम कहते हैं कबीर की भाषा, कि प्रेम सिखाती है, और वो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर कह रहे हैं कि जो प्रेम की भाषा है वो सबको जोड़ती है, सद्भाव सिखाती है, वो मनुष्यों के बीच की दूरियां मिटाती है। लेकिन भाषा का एक रूप वो समाज में अलगाव पैदा करता है, वही हमको सांप्रदायिक बना देती है भाषा। वो हमको मनुष्य नहीं रहने देती, हमारी मनुष्यता को खंडित कर देती है, हमारी सामाजिकता को खंडित कर देती है भाषा। तो ये भाषा का ये जो एलिमेंट है, ये इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि हम कभी उस पर गहनता से विचार ही नहीं करते, और वो बहुत सहज रूप में, बहुत सामान्य रूप में भाषा को लेकर के हम भाषा का वर्गीकरण नाम के आधार पर, ये हिंदी है, ये मराठी है, ये मेरी मातृभाषा है, ये हमारी पितृभाषा है, ये हमारे प्रशासन की भाषा है, ये हमारे इसकी भाषा है, केवल वहां तक हम रह जाते। इतनी गहनता में हम भाषा को जोड़ के नहीं देखते कि भाषा किस तरह राष्ट्रीयता को खंडित करती है और भाषा किस तरह राष्ट्रीयता का निर्माण कर सकती है। इन तत्वों को तरफ हम ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है जब हम शिक्षा संस्थानों में हम बात कर रहे हों, विद्यार्थी जहां हैं, जो एक नई पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले समय का, समाज का और राष्ट्र का भविष्य है, वहां इन बातों पर विचार होना चाहिए। विद्यार्थियों को भाषा के इन विविधताओं से, इन रूपों से, भाषा के प्रयोगों के बारे में उनको पता होना चाहिए, हमें बताना चाहिए, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भाषा के प्रयोग के मामले में सतर्क रहे, और वो कम से कम एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे कि जो अलगाववादी ना हो, जो भाषा जिसे हम कहते हैं एक सामासिक, हमारी संस्कृति है कंपोजिट कल्चर, तो हमारी भाषा में सामासिकता हो, जो भाषा मनुष्यता का निर्माण कर सके, जो भाषा हमको सभ्य हमको बना सके, और जो भाषा हमको नागरिक बना सके। हमारे यहाँ भाषा का एक दूसरा रूप भी होता है जो हमको भक्त बनाती है, हमको आस्थावान बनाती है, हमको एक सचेत प्राणी नहीं बनाती, हमको तार्किक व्यक्ति नहीं बनाती भाषा, हमको नागरिक नहीं बनाती भाषा। जबकि भाषा से अपेक्षा होती है, और विशेष रूप से एक संवैधानिक राष्ट्र में यह अपेक्षा भाषा से होती है कि वो भाषा व्यक्ति को नागरिक बनाए। नागरिक का मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान व्यक्ति, संविधान का सम्मान करने वाला व्यक्ति और संविधान के अनुशासन को मानने वाला व्यक्ति। भाषा का ये बना सकती है, ये भाषा की जिम्मेदारी है। लेकिन भाषा का इस तरह का प्रयोग होता है कि वो भाषा व्यक्ति को नागरिक नहीं बनाती, वो भाषा को भक्त बना देती है, आस्थावान बना देती है, उसे धार्मिक बना देती है, और उसे धर्म के हाथ का, धर्म का औजार बना देती है। भाषा को धर्म भाषा को औजार बना लेता है, और व्यक्ति भाषा के द्वारा धर्म का औजार बन जाता है, और वो संविधान का अवमानना करने लग जाता है, वो संविधान का अनादर करता है, वो राष्ट्र का अनादर करता है, वो राष्ट्र को खंडित करने लग जाता है। लेकिन भाषा की वो सूक्ष्मता वो हमें दिखाई नहीं देती। ये मुझे लगता है कि आज के समय में जब बहुत तरह का, मैं कह रहा द्वंद्व, तनाव और टकराव समाज में, चाहे वो राजनीतिक विचारों को लेकर के हैं, चाहे वो हमारे अर्थतंत्र को लेकर के हैं, चाहे वो हमारे समाज व्यवस्था को लेकर के हैं, चाहे हमारे के क्या नाम न्याय क्षेत्र के की मर्यादा और मूल्यों को लेकर के हैं। बहुत तरह के प्रश्न हैं, बहुत तरह के द्वंद्व और तनाव भी हमारे बीच में है। तो वहां पर
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भाषा की भूमिका क्या होनी चाहिए समाज में, संस्कृति में, धर्म में, शिक्षा में, व्यवस्थापिका में, यानी कि अपने दफ्तरों में, सरकारी क्षेत्र में, और न्यायपालिका की भाषा। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सामने है कि न्यायपालिका से बहुत सारे ऐसे निर्णय आ रहे हैं कि जहां इतिहास को, तथ्यों को नजरअंदाज करके केवल जन भावनाओं के आधार पर निर्णय देना, ये भाषा में आ रहा है। भाषा से ये उम्मीद नहीं होती। तो ये किस तरह की भाषा कहां आ रही है? तो ये आज के समय में मुझे लगता है कि यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो आने वाला समय, मुझे लगता है कि जितने तनाव और द्वंद्व अब बढ़ते चले जा रहे हैं, ये और ज्यादा बढ़ेंगे, ये टकराव और ज्यादा बढ़ेंगे। और हमको, जो लोग जागरूक लोग हैं, भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, या भाषा की संवेदनशीलता को समझते हैं, उन्हें इस बिंदु को समझना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूं कि यहां पे हम भाषा को प्राय, जैसे तेलुगु को या हिंदी को, अपनी अपनी भाषाओं को हम कहते हैं कि हमारी मातृभाषाएं हैं, इसलिए हमें सम्मान करना चाहिए। और हिंदी को तो विशेष रूप से हम लोग पूरे देश के लिए कहते हैं कि भाई हिंदी तो हमारे अधिकांश लोगों की मातृभाषा है, तो हिंदी क्षेत्र में कहते हैं कि भाई हमें इसको सम्मान देना चाहिए, इसका अपनाना चाहिए। तेलुगु में, आंध्रा में ऐसे कहते होंगे, तेलंगाना में ऐसे ही बोलते होंगे कि भी ये हमारी तेलुगु मातृभाषा है। ऐसी हर भाषा भाषी लोग अपनी भाषा को, ये भाषा के प्रति कोई, मुझे बहुत संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती इसमें। क्योंकि जब हम भाषा को मातृभाषा कह रहे होते हैं, मदर टंग या मदर लैंग्वेज कह रहे होते हैं, तो जब हम मां को या स्त्री को सम्मान जब तक हम नहीं देते, वो भाषा को सम्मान कैसे मिलेगा? जब तक हम स्त्री को गरिमा नहीं दे रहे, भाषा को गरिमा कैसे मिल जाएगी? बड़ा द्वंद्व है। और जो लोग मातृभाषा, मां के साथ भाषा को जोड़कर देखते हैं, वो भाषा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं और मां को वो सम्मान और शक्ति देने के समर्थक नहीं है। बहुत शातिर लोग हैं, लेकिन ये शातिरपन ये समझा नहीं जाता नीचे तक। हम स्त्री को सीमित करके रखेंगे, हम उसकी जगह जो उसे देनी चाहिए, समानता का अधिकार संविधान ने दे दिया, फंडामेंटल राइट्स में दे दिया समानता का अधिकार, कि लैंगिक आधार पर हम किसी को नहीं देंगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने जब स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया था मंत्रिमंडल से, और इसीलिए दिया था कि वो स्त्रियों को, इस देश की तमाम स्त्रियों को, किसी एक वर्ग या जातीय संप्रदाय की स्त्री को नहीं, इस देश की तमाम स्त्रियों को वो अधिकार देना चाहते थे, परिवार में, समाज में, संपत्ति में, कि उनको अधिकार हो। लेकिन चूंकि उस बिल को वो उनको प्रस्तुत करने की उनको अनुमति या समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, मंत्रिमंडल को छोड़ दिया उन्होंने, स्त्री को एम्पावर्ड करने के लिए। तो आज उसके बाद में वो बिल अलग अलग कई टुकड़ों में आया है, और अब स्त्री को कानूनी रूप से अब संपत्ति का अधिकार ही मिल गया, वो मिल गया। लेकिन वो जो वर्ग है, वो संविधान को इस तरह से स्थिति में लाके खड़ा कर दिया गया है कि संविधान के प्रति समाज में कोई आदर नहीं है। संविधान का खुला अनादर होता है। लोग कहते हैं, अब तो ये कहते हैं खुला खुला कि हमें संविधान नहीं चाहिए, हमको तो हमारा संविधान चाहिए। कोई तो बिल्कुल खुलकर कहते हैं हमें मनुस्मृति चाहिए, ये भारतीय संविधान नहीं चाहिए, हम अम्बेडकर का संविधान नहीं चाहिए, ये तक कहने लगते हैं लोग अब। तो अब वो लोग कैसे उम्मीद करिए, जब स्त्री को कितनी जगह दे रहे हैं हम आदमी, तमाम कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी यदि हम स्त्री को सम्मान नहीं दे रहे, केवल स्त्री देवी है, हम तो देवी को पूजते हैं, हमारा तो मात्र, ये कहने से नहीं होता है।
आज भी भारत के अंदर ऐसे समाज हैं जहां लड़की पैदा हो जाए परिवार में तो उसकी हत्या कर दी जाती है। भ्रूण हत्या आज भी हो रही है, हालांकि कानूनी रूप से प्रतिबंध है। और अधिकांश परिवारों में बच्ची के पैदा होने को बहुत शुभ और खुशी नहीं मनाई जाती। यही समाज में है। इस समाज में यह मैंने देखा है कि यदि कोई परिवार में लड़की पैदा होती है तो उसकी मां उसकी शादी की चिंता करने लगती है उसके जन्म के साथ ही, और उसके लिए कपड़े, बर्तन, जेवर, ये सब चीजें जुटाना शुरू कर देती है। लड़की की शादी के लिए बाप अपनी जमीन बेच देता है या गिरवी रख देता है, ये हमने समाज में देखा है। लेकिन कितने पिता आज हैं, हालांकि होने लगे हैं अब, कि जिन्होंने लड़की की शिक्षा के लिए अपनी जमीन बेची हो या गिरवी रखी हो। नहीं देखने को मिलता। बेटों की शिक्षा के लिए जमीन बेची जाती है और जमीन गिरवी रखी जाती है, बेटियों की शिक्षा के लिए नहीं बेची जाती। अपनी संपत्ति में बराबर का अधिकार तो पिता देते ही नहीं है बेटियों को, वो तो अलग छोड़ दीजिए। जो शिक्षा, जो फंडामेंटल राइट है, और यदि लड़की चाहे तो अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है कि मुझे बराबर की शिक्षा नहीं दी जा रही है, मेरे भाई के बराबर शिक्षा नहीं दी जा रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये समाज में जहां स्त्री की ये स्थिति है, मातृशक्ति की वो स्थिति है, और हम कह रहे हैं हमारी मातृभाषा है, तो मातृभाषा सशक्त कैसे हो जाएगी, उसको सम्मानजनक जगह कैसे मिल जाएगी। यदि हमें भाषा को जगह देनी है, यदि हमें हिंदी को भी राजभाषा के रूप में सम्मानजनक जगह देनी है, तो हमको इस एलिमेंट को समझना पड़ेगा। नहीं तो भाषा उसी तरह से एक गौरव की वस्तु रहेगी जैसे स्त्री रहती है, कि वो हमारा लिविंग रूम का एक शो पीस, वो एक सजी संवरी महिला। हमारे घर में अगर रिश्तेदार आए, कोई मित्र आए, कहीं आए, तो हमारे घर की चाहे वो बहू है, बेटी है, पत्नी है, कोई भी है, वो बड़ी सजग सुंदर दिखनी चाहिए। और हम गर्व करें कि हमारे परिवार की स्त्रियां कितनी सुंदर है। स्त्रियों की हम शिक्षा पे गर्व नहीं करते, उनकी सुंदरता पे गर्व करते। आज भी यदि किसी शादी के लिए, लड़के के लिए यदि दुल्हन देखने जाते हैं, तो उसके बाकी गुण बाद में देखे जाते हैं, पहले उसके चेहरे की सुंदरता देखी जाती है। चेहरे से वो सुंदरता है, तब उसके बाकी गुणों पर जाते हैं, वो कितनी शिक्षित है, कितनी नौकरी करती है, उसमें और कितनी कौशल उसे आते हैं। लेकिन यदि सारे कौशल मौजूद हैं और चेहरे से वो सुंदर नहीं है, तो वो स्वीकार नहीं होती। तो ये बस बहुत बारीक चीजें हैं, ये भाषा के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, ये संवेदनशीलता। ये मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं, विषय के साथ जोड़ के बात कर रहा हूं। तो भाषा का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भाषा को हमें संजीदगी से लेने की जरूरत है, और भाषा के बारे में इस संजीदगी को, इस संवेदनशीलता को हमारी जो नई पीढ़ी है उसके साथ बांटने की जरूरत है, उनको जागरूक करने की जरूरत है भाषा के बारे में, भाषा के माध्यम से, और भाषा के बारे में। कि भाषा ही है जो कुछ कर सकती है। ये भाषा ही है जिसका जिक्र कर रहे थे अब ये सदाशिव शुरू में, कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन की भाषा रही। क्योंकि वो चाहे अलग अलग भाषा भाषी लोग, उन्होंने समझ लिया था कि क्योंकि अधिकांश लोग हिंदी को किसी ना किसी रूप में समझ लेते हैं, और मैं अपनी भाषा में बात करूंगा तो मैं एक सीमित क्षेत्र का नेता रह जाऊंगा, मेरी बात सीमित क्षेत्र तक रह जाएगी। और यदि मैं हिंदी में बोलूंगा तो अधिकांश ज्यादा दूर तक मेरी बात जाएगी और मैं राष्ट्र स्तर का नेता बन जाऊंगा। और इसलिए हम सब लोगों की जो आवाज है वो सामूहिक आवाज बन जाएगी, दूर तक जाएगी। तो इसलिए वो राष्ट्रीय आंदोलन की बनी थी भाषा। हमारी स्वाधीनता का एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं, जो हमसे कह सकते हैं एक बड़ा एक उपादान कह सकते हैं उसको, उसमें ये भाषा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, कि जिसके आधार पर हमें भाषा मिली, स्वाधीनता मिली है। तो भाषा का बहुत सारी उपयोगिताएं हो सकती हैं। तो हम राष्ट्र का निर्माण करने में, अपनी उत्पादकता बढ़ाने में, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में, अपने सामाजिक और जो सामुदायिक एकता बनाने में, और अपने आप को एक सभ्य नागरिक बनाने में, अपने आप को अनुशासित नागरिक बनाने में, और अपने आप को एक न्यायप्रिय समाज बनाने में हम बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, यदि हम
भाषा को सावधानी के साथ में जहां आवश्यकता है जिस तरह की, उसके अनुसार उसका उपयोग करें। प्रशासन में हम साहित्यिक भाषा का उपयोग करेंगे तो नहीं चलेगी। समाज में हम बोलचाल में हम साहित्य को, भाषा को ले आएंगे तो नहीं चलेगी। हम बोलचाल की भाषा को कामकाज की भाषा में ले आएंगे तो नहीं चल पाएगी। और जो सारा कुछ हम बोलचाल की भाषा जो हम कहते हैं, जिसमें हमारे जो कहते हैं ना भाषा के जो हमारे देशज और जो तद्भव जो शब्द जो वहां मिलती है लोक भाषा में, गाँव सामान्य बोलचाल में, उनको हम केवल उन्हीं के आधार पर लेंगे तो साहित्य में वो मजा नहीं कर पाएंगे। हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है, साहित्य की भाषा अलग है, बोलचाल के समाज की भाषा अलग है, और जो राजभाषा होती है कामकाज की वो भाषा अलग है। तो ये हमारे सरकारी तंत्र में इसको भी बारीकी को नहीं समझा जाता। कई बार तो वहां समझा जाता है, और जो इस चीज को नहीं जानते वो समझते हैं कि भाषा हमारी बस वो साहित्य से जोड़ देते हैं, और इसलिए सरकारी दफ्तरों के बाहर हमारे बड़े बड़े कवियों की पंक्ति होती है, या हमारे बड़े बड़े जो राष्ट्र नायक हैं उनके कुछ उक्तियां होती हैं, उनके वाक्य होते हैं, और लगता है ये हिंदी है। वो हिंदी राजभाषा नहीं है, वो या तो जनता से संवाद की बोलचाल की हिंदी है, या तो वो साहित्य की कविता की हिंदी है। राजभाषा ना तो साहित्य की और ना वो बिल्कुल बोलचाल की भाषा जिसे अशिक्षित आदमी, अनपढ़ आदमी वो भी जानता है, देश का चाहे वो कोई भी आदमी है। ये एक शिक्षित वर्ग है, चाहे वो मैट्रिक पास है या बीए पास है या किसने डॉक्टरेट कर रखा है, एक शिक्षित वर्ग की भाषा है। और ऐसी भाषा कि जिस भाषा के माध्यम से सरकारी नीतियां बनाई जा सकती हैं और जनता को उनसे समझाया जा सकता है, सभी लोगों को, जिसमें शिक्षित और अशिक्षित है। शिक्षित लोग पढ़ करके और अशिक्षित लोगों को उसे बोल करके या पढ़ा करके उनको सबसे समझ लें। इसलिए उस भाषा में समावेश ये किया गया कि इसमें जो हमारी सभी भारतीय भाषाएं हैं उनके तत्व शब्दों का समावेश होना चाहिए, तभी हमारी भाषा समावेशी भाषा बनती है। इंक्लूसिवनेस तभी आता है भाषा में। लेकिन सरकारी तंत्र में हो ये रहा है कि उस इंक्लूसिवनेस के नाम पर अंग्रेजी को तो हम इंक्लूसिव करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं कि जहां कहीं हमको उसका कोई हिंदी का शब्द पर्याय नहीं दिख रहा है तो अंग्रेजी शब्द को जो कहते हो देवनागरी में लिख दो। ये छूट तो भाषा देती है, लेकिन और या फिर कहती है कि इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करो, संस्कृत से सारी भाषाएं बनी है, इस पर जोर रहता है। लेकिन बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से नहीं निकली हैं। हम सब जानते हैं कि द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, उनका कोई लिंक नहीं है। आर्य परिवार की भाषाएं हैं, उनका मूल संस्कृत से होगा, लेकिन द्रविड़ परिवार की भाषाओं का नहीं है, तो वो कैसे वहां उन पर लागू हो जाएगा। और दूसरा, हर भाषा का अब अलग अलग विकास हो गया है। संस्कृत का ज्ञान बहुत कम लोगों को रह गया है। संस्कृत केवल शास्त्रों की, धर्म ग्रंथ की, धर्म की भाषा बनकर रह गई है। सामाजिक जीवन में संस्कृत की व्यवहार्यता नहीं है, ये जमीनी सच्चाई है। तो उस संस्कृत निष्ठता पर हम जाएंगे तो वो उसका नहीं होगा। तो हमें भाषा में जो सबसे संवेदनहीनता दिखाई दे रही है आजकल, ये क्या अंग्रेजी की हमारी स्वीकार्यता है, लेकिन यदि उर्दू के शब्द आ जाएं तो उसके प्रति उतनी संवेदनशीलता नहीं। तो मैं कह रहा हूं ये भाषा का बहुत बड़ा खेल होता है। तो वहां तो इसलिए वो जो भाषा राजभाषा होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि जो हमारी अपनी अपनी भाषाओं की, यदि हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं और उसमें कोई शब्द अंग्रेजी का आ रहा है और उस पर हम अटक रहे हैं, तो उनमें जहां तक संभव हो सके क्यों नहीं उसमें, जब तेलुगु क्षेत्र में हम बात करें, तेलुगु शब्द क्यों नहीं आना चाहिए। और जब तक आएगा नहीं तो दूसरे भाषाओं के लोग भी तेलुगु के शब्द को कैसे समझेंगे। तब तक भाषाओं के बीच आपस में जो ब्रिज हैं वो पुल कैसे बनेंगे। और जब आपस में भाषाओं के बीच पुल बनेंगे छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से, परिचय के माध्यम से, तो तब एक सामासिक भाषा और सामासिक संस्कृति का निर्माण होगा, तब समाज का निर्माण होगा, तब राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ये एक बड़ी छोटी सी चीजें हैं,
लेकिन सरकारी तंत्र में भाषा के पिछड़ेपन का कारण यही है कि हमने भाषा को भी एक संकीर्णता के दायरे में हम उसे देखते हैं। उसके प्रति हमारी एक तरह की जो जो व्यापकता होनी चाहिए उस तरह की नहीं है। हम उसमें केवल संस्कृत और अंग्रेजी तक केवल सीमित है, उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि उसे हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये भाषा का मुझे नहीं लगता कि मुझे अब मैं क्या आगे बोलूं, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इसमें मैं साहित्य का आदमी हूं, तो लेकिन मैं साहित्य पर नहीं जा रहा हूं। मैं भाषा वैज्ञानिक नहीं हूं, मुझे भाषा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी हूं। तो विद्यार्थी होने के नाते मैं जो थोड़ा बहुत आप लोगों से संवाद करता हूं, जो पढ़ता हूं, जो सीखता हूं, उसी को अपने थॉट प्रोसेस से गुजारता हूं, और उसी से जो कुछ मैं समझ पाया भाषा के विभिन्न जो डायमेंशन को लेकर के, वो विचार मैंने आप लोगों के साथ में रखे, और आप लोगों ने मुझे सुना या बर्दाश्त किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम जनार्दन जी को सुनेंगे, वो एक अच्छा वक्तव्य देते हैं, बड़ा अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं उनको, है ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर करदम साहब, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है सर। हम बहुत अपने आप को धन्य समझते हैं सर। हम चाहते हैं कि और माने हिंदी के साथ आपका जीवन कैसे समर्पित किए गए थे, तो हिंदी के साथ आप अपने आप को समर्पित करते समय क्या क्या मुश्किल से गुजरना पड़ा था, यह भी सुनना चाहते सर। यह है मेरा अर्थ है उसके पीछे, इसलिए। और उसके पीछे माने आप तिनका एक संकलन लिखवाए थे, एक उपन्यास लिखे थे, उसको लोगों तक पहुंचाते समय किसी सभा में या किसी व्यक्तियों ने किस प्रकार माने विचार विमर्श किए थे। देखिए, हाँ यस सर, वह भी हम थोड़ा ऐसा जानना चाहते हैं सर। देखिए, पहले तो ये है कि जो मेरा परिचय दिया गया वो करीब 10-15 साल पुराना है। यस सर, यस सर। उसके बाद में बहुत सारी किताबें आई हैं, कई कविता संग्रह आए हैं, कहानी संग्रह आए हैं, उपन्यास आया है, आलोचना की बहुत सारी किताबें आई हैं। और दूसरा उसमें जो परिचय में दिया गया मोंटेरी सत्यनारायण पुरस्कार, वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे दूसरे पुरस्कार मिले हैं। वो परिचय पता नहीं कहां से आया हुआ है इंटरनेट पर, लोग कई जगह उसी को इंटरनेट से लेते हैं। मुझे लगता है उसे मुझे संशोधित करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दिया हुआ नहीं है, वो कहीं किसी ने दिया है या कहां से किसी ने लिया है, कैसे ले लिया है मुझे पता नहीं है। और वो 15 साल पुराना वो परिचय वो चल रहा है उस पर। खैर, तो कहने का मतलब ये है, मैं उत्तर प्रदेश का हूं और हिंदी भाषी, मेरी शिक्षा दीक्षा हिंदी भाषा में हुई, तो बहुत स्वाभाविक है कि मैं हिंदी में ही लिखूंगा, हिंदी में ही सोचूंगा। और जब मैं हिंदी में बोलता हूं और लिखता हूं, तो मुझे उस तरह की दिक्कत कहीं नहीं आई, बल्कि दिक्कत जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं शायद वो ये है कि जो विचार मैंने अपने कविता, कहानी या उपन्यास लेखन के माध्यम से जो अभिव्यक्ति दी, जिन विचारों की, उन विचारों की स्वीकृति क्या रही, या उन विचारों को पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई, तो निश्चित रूप से वो प्रतिक्रियाएं बहुत नकारात्मक थी। और वो नकारात्मक इस रूप में थी कि वो लोग ये सोचते थे कि हम इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं लगता था कि हम कुछ हमारी भाषा, जैसा मैंने पहले भी कहा था, लगता था जो शिकायत हमारे प्रति होती थी, उनका भाव होता था, कुछ लोग अभिव्यक्त कर देते थे, कुछ नहीं करते थे, कि ये भाषा, कि हमारी भाषा हम अलगाव की भाषा है, कि हम अलगाव की भाषा बोल रहे हैं, हमारे साहित्य में अलगाव की भाषा आ रही है, हम समाज को तोड़ने की बात है, हम विखंडित कर रहे हैं, हम जातियों की बात क्यों कर रहे हैं। तो जब जाति एक सच्चाई है, जाति के कारण व्यक्ति को मान अपमान से गुजरना पड़ रहा हो, जहां जाति के कारण व्यक्ति को वर्जनाओं का, निषेधों का शिकार होना पड़ता हो, तो वहां, और इस सच्चाई को, जहां जाति ही व्यक्ति की पहचान हो समाज में, तो वहां हम जाति पर बात नहीं करेंगे यदि,
केवल लीपापोती करेंगे तो हमसे बड़ा कोई पाखंडी नहीं हो सकता, हमसे बड़ा कोई हिपोक्रेट नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है जाति पर बात ना करना। और हमारे यहाँ के साहित्य की यही सबसे बड़ी त्रासदी रही कि यहां हमारे यहाँ जितने भी कालजयी कृतियां आई, जितने भी हमारे कालजयी रचनाकार आए, बड़े महान रचनाकार आए, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें लिखी, लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध कभी नहीं किया। जाति व्यवस्था की जो वस्तुगत सच्चाइयां थी उनको नहीं लिखा उन्होंने, पर्दा डाल के रखा और ये दिखाते रहे हमारे यहाँ सब अच्छा है, सब सुंदर है, हमारे गांव बहुत सुंदर हैं, हमारे गांव तो स्वर्ग हैं, हमारी भारत की भूमि तो स्वर्ग है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम है, यहाँ तक पूरे देश को ही हम इतना, पूरी दुनिया को हम कुटुंब मानते हैं, हमारी संस्कृति कितनी विशाल है, हम कितने बड़े विशाल हृदय के लोग हैं कि हम तो पशुओं तक से भी प्यार करते हैं और इंसानों की तो बात छोड़िए, हम तो पत्थरों की भी पूजा करते हैं। ये महिमा मंडित किया गया साहित्य में, जबकि पत्थर की पूजा कर रहे हैं लेकिन मनुष्य को दुत्कार रहे हैं, पशु को प्यार कर रहे हैं और मनुष्यों से नफरत कर रहे हैं कि तुमसे छू जाएगा, स्पर्श हो जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। पशुओं के छूने से अपवित्र नहीं हो रहे, इंसान के छूने से अपवित्र हो रहे हैं। जहां इंसानों की बस्तियां बाहर हैं, दलितों की बस्तियां गांव से बाहर हैं और पशु हमारे घर के अंदर रहता है, तो जहां एक इस तरह का समाज है, इतना पाखंडी समाज, और इस तरह का पाखंड साहित्य में ये पढ़ा गया, लिखा गया और व्याख्या की गई, आलोचना की गई और इसको महिमा मंडित किया गया। तो हमने, मैं भी उनमें से एक हूं, हमने इस पाखंड को तोड़ने की कोशिश की कि जीवन पाखंड से नहीं चलता, जीवन सच्चाई के साथ चलेगा। साहित्य में पाखंड नहीं चलेगा, साहित्य में समाज आना चाहिए, यथार्थ आना चाहिए, समाज की वो विकृतियां, वो विद्रूपताएं, वो कुटिलताएं वो आनी चाहिए, जो मिलकर के कैसे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को कैसे शोषण की चक्की में पीसते हैं और कैसे हजारों साल से उसका दलन करते आए हैं, किस रूप में, किस किस तरह से करता आया है, ये सच्चाई क्यों नहीं बताई जाएगी। और हमारे यहां अभी तक आत्मकथाएं भी बहुत आई हैं, दलितों से अलावा पहले ही बहुत सारी आत्मकथाएं आई हैं। किसी आत्मकथाकार ने, किसी साहित्यकार ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया है कि उनके परिवार में उसने, उसके परिवार ने, उसके पुरखों ने कि दलितों के साथ किस तरह का भेदभाव किया, किस तरह का छुआछूत बरती, किस तरह का उनके साथ उत्पीड़न किया, किस तरह की गालियां उनको दी जाती थी, किस तरह के दुत्कारा जाता था, किस तरह के अपमानजनक संबोधन दिए जाते थे, किसी की आत्मकथा में नहीं मिलेगा। सबने अपने आप को एक लीपापोती करके और जो सहानुभूति दिखाई है कि हमारे गांव में, हम तो उसे भी चाचा कह के बोलते थे, हम तो हमारे गांव में घर में काम करने वाली आती थी उसको चाची बोलते थे, उसको हमें, हमारा खेल में हमारे हल चलाने वाले को भी हम तो काका बोलते थे, भैया बोलते थे। ये महिमा मंडप तो खूब मिल रहा, इतना बड़ा पाखंड क्या करेंगे। जिसको आप काका कहते थे, आपका हल चलाने वाले को, उसको रोटी तो आप ऊपर से देते थे, क्या आपने घर की थाली में रोटी देते थे, क्या उसे अपने घर के चौके में बैठा के कभी खाना खिलाया उसको, क्या आपके घर में शादी हुआ, क्या उसे बारात में अपनी तरह सम्मान से लेके चले गए, क्या अपने जाति भाइयों की तरह, क्या उसी पंगत में बैठ के खिलाया, क्या उसके साथ बैठ के कभी खाए, क्या दूसरी बातें तो छोड़ दीजिए। तो ये दिखावा, ये साहित्य में खूब मिला, हमने उस दिखावे को तोड़ा, साहित्य को यथार्थ की जमीन पर लाके खड़ा किया। ये सच्चाई है। और समाज, साहित्य यदि समाज का दर्पण है तो उस दर्पण में समाज का चेहरा जैसा है वैसा आना चाहिए। हम केवल जब हम मेकअप कर लेते हैं तो हम बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन बिना मेकअप के हम कैसे लगते हैं वो भी दर्पण में आना चाहिए ना। या कई बार ये होता है कि हम कैमरे के सामने अपने घर की, परिवार की केवल अच्छी चीजों को दिखाते हैं, तो जो गंदी होती हैं, कुरूप होती हैं, थोड़ी भद्दी होती हैं, उन्हें हम छिपा के रखते हैं। और जहां वो चीजें होती हैं हम नहीं चाहते कोई वहां झांके, कोई वहां देखे, हम वहां से दरवाजा बंद करके रखते हैं, चाहे वो हमारा स्टोर हो या हमारी बालकोनी हो या घर का कोई एक कमरा हो। और जो साफ शुद्ध होता है वो हम दिखाएंगे बड़े करीने से,
और वो दिखाएंगे कि ये इंपोर्टेड चीज है, ये हम अमेरिका गए थे वहां से लाए थे, ये हम जापान गए थे वहां से लाए थे, और वहां नहीं भी गए हैं तो हम बड़े शान से दिखाएंगे ये मेड इन जापान है, ये मेड इन ये हमारा क्या नाम कोरिया है, ये मेड इन इंग्लैंड है, ये मेड इन रशिया है। ये हम बड़े गर्व से चीज दिखाएंगे उनको, लेकिन हमारी अपनी सच्चाई क्या है वो हम नहीं बताएंगे, हमारे अंदर कितनी कुरूपताएं हैं वो हम नहीं बताएंगे। तो ये हम लोगों ने, मैंने भी अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, जैसे गूंगा नहीं था मैं, मेरी का एक पहला कविता संग्रह आया, उसका एक कविता शीर्षक ये है, तो उस कविता में दिखाया किस तरह से हम लोगों के साथ में, जो हमारे साथ के सहपाठी थे, विद्यार्थी थे दूसरी जातियों के, वो हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करते थे, किस तरह का संबोधन करते थे, और हमारे अध्यापकों का व्यवहार भी हमारे साथ कैसा भेदभावपूर्ण होता था। और यदि हमारा दूसरी उन जातियों के विद्यार्थियों के साथ इस आधार पर झगड़ा होता था, कोई तनाव, तो वो अध्यापक उनका पक्ष लेते थे और हमको स्कूल से रस्टिकेट किया जाता था, ताकि, और इसलिए तो भाई रस्टिकेट ना हो, हम पढ़ लें, हमारा पढ़ना जरूरी है। उन बहुत सारे उन तनावों दबावों से गुजरते थे और सह लेते थे उन चीजों को। हम गूंगे नहीं थे, लेकिन गूंगे बन जाते थे क्योंकि हमको पढ़ना था। और यदि बहुत सारे लोग हमारे जो उस समय गूंगे नहीं रहे, मुखर हुए, वो स्कूल से निकाल दिए गए, रस्टिकेट कर दिए गए, नहीं पढ़ पाए, होनहार बहुत सारे लोगों का जीवन खराब हुआ। तो हमारी पीढ़ी के बहुत सारे लोग, आज भी बहुत सारे बच्चे वो गूंगे बन जाते हैं यदि उन्हें आगे कुछ करना है तो, इस दंश को। लेकिन ये दंश पूरी जिंदगी, अब वो जो अपमानजनक चीजें जो हमारे साथ गुजरी हैं वो आज भी पीछा करती हैं, वो आज भी कलेजे में चुभती हैं वो सारी चीजें, बिल्कुल नुकीले तीर की तरह। मैंने एक लाठी कविता भी लिखी और कहानी भी लिखी। उस लाठी में जो हमारे खेत थे और वहां एक दूसरे विजातियों के खेत थे, और उसमें पानी को, कि वो ताकतवर लोग हैं, और रात का समय मेरे पिताजी गए कि पानी का वार हमारा है, तब हम अपने टर्न हमारी है, मैं अपने खेत में पानी काटूंगा। उन्हें पानी काटने नहीं दिया और जबरन उन्होंने अपने खेत में पानी डाल लिया, और मेरे पिता ने प्रतिरोध किया तो उनकी कमर पर लाठी मारी, और वो लाठी इतनी जोर से मारी गई थी कि मेरे पिता की कमर में, वो बहुत दिन तक मर गए, तब तक कमर, जब भी ठंड का मौसम आता था, पूर्वा हवा चलती थी, मेरे पिता की कमर दर्द करती, और बाद में वो दबाव में आकर के वो खेत बेचना पड़ा हमको, मेरे पिता को। वो मेरे पिता के कमर में लाठी तब लगी, लेकिन वो मेरे सीने में दर्द करती है आज भी। तो ये सच्चाइयां साहित्य नहीं दिखाता। सच्चाई तो ये कहता है कि आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है ना। वहां दिखलाएगा कि बैलों की घंटियों का संगीत है, लहलहाते खेत हैं, इतना हरा भरा वातावरण है, ताजी शुद्ध हवा है, इतना सारा लोगों का गा रहे हैं, गा रहे हैं, इतना अच्छा गीत है, संगीत है, क्या अद्भुत चीज है, स्वर्ग है, इससे बढ़िया स्वर्ग कहीं हो ही नहीं सकता। स्वर्ग है धरती पर तो यही है, हमारे गांव है। लेकिन उन गांवों में दलितों की जगह कहां है, उनके घर कहां है, मेरे लिए गांव की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीज है, इन चीजों से हमें रूबरू होना पड़ा है। साहित्य के माध्यम से हमने बहुत सारे टकराव, बहुत सारे तनाव हमारे सामने आए हैं, लेकिन जब एक आंदोलन खड़ा करना होता है तो रुकना नहीं होता, हम कभी झुके नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई चाहे जयप्रकाश कर्दम को झुका लेगा, नहीं झुका पाएगा। कोई चाहेगा जयप्रकाश कर्दम को खरीद लेगा, सपना देखना बेकार है उसका। ये जिस मिट्टी से हम बनकर आ गए हैं वो एक अलग तरह की मिट्टी है। उस मिट्टी ने ऐसी ताकत दी है कि इन चीजों का प्रतिरोध करना मेरे जैसा व्यक्ति कभी नहीं रोकेगा। मेरे जैसा व्यक्ति उस पाखंड का पर्दाफाश हमेशा करेगा। मेरा जैसा व्यक्ति समाज की इस सच्चाई को हमेशा सामने लाएगा। और मैं ये कहता हूं कि हमेशा सच को सच की तरह कहने का साहस होना चाहिए। हम सच को लीपापोती के साथ क्यों कहें, हम सच को झूठ बनाकर क्यों कहें।
या हम झूठ को सच की तरह क्यों कहें? सच को सच कहना चाहिए और सच की तरह कहना चाहिए, ताकि वो सच जैसा लगे, तभी वो चोट भी करेगा, तभी वो स्वीकार्य भी होगा। तो सच की आवाज में बड़ी ताकत है, और ये हमारी भाषा में ताकत होनी चाहिए कि हमारी भाषा कैसी हो। तो हमारे पास भाषा होगी तो मैं अपनी उस भाषा में सच को सच की तरह कह दूंगा। मेरे पास वो भाषा नहीं होगी तो मैं भाषा में लीपा पोती कर दूंगा। तो लीपा पोती का समय नहीं, सच कहने का, सच की आंखों में, समाज की आंखों में आंख डाल के बात करने का, वो समय है। तर्क के साथ बात करने का, अंधविश्वास, पाखंड नहीं, परंपरा नहीं कि ये किंवदंतियां चले और किंवदंतियों को मान करके हम यथार्थ को ढुकरा दें, या मिथकों को मान करके मिथकों को इतना हावी कर लें अपने ऊपर कि वो इतिहास को भी दफन कर दे, इतिहास पर भी हावी हो जाए, हमारी चेतना पे हावी हो जाए, यथार्थ पर हावी हो जाए। ये नहीं, ये हमारी जो चेतना है, हमारी जो साइंटिफिक अप्रोच है, हमारा जो तर्क शक्ति है, हमें उसके आधार पर चीजों का मूल्यांकन करेंगे, उसके आधार पर हम चीजों को स्वीकार करेंगे। परंपराएं, यदि कोई घृणित परंपराएं हैं, मनुष्यों को असमान मानने की परंपराएं हैं, ऐसी परंपराओं को मैं नहीं मानूंगा। यदि कोई मनुष्य में भेद करने वाली परंपराएं हैं, छोटा बड़ा, ऊंच नीचा या नफरत पैदा करने वाली किसी भी रूप में पैदा होनी है, मैं ऐसे धर्म ग्रंथों में आग लगाना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे यहाँ जो इस तरह के जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उन सबको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। मैं उस बाबा साहब का बालक हूं, उनका वैचारिक बालक हूं, इसलिए मैं ऐसी चीजों का कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हमेशा उनका विरोध करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मैं ऐसी चीजों में, ऐसे ग्रंथों में आग लगा दूं, और सब लोग आग लगा दें कि जो मनुष्य उनको बांटती हो, जो उनसे एक ना करती हो, जो उन्हें छोटा बड़ा करती हो, एक दूसरे नफरत करना सिखाती हो, एक दूसरे छुआछूत करना सिखाती हो, एक दूसरे पर घृणा करना सिखाती हो, ऐसा धर्म, ऐसी संस्कृति, मैं उस पर लानत भेजता हूं। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि ऐसी संस्कृति जो मानवीय संस्कृति हो, जिसमें हर मनुष्य की मानवीय गरिमा हो। सब मनुष्य बराबर हैं। यदि ईश्वर ने सबको मनुष्य बना के भेजा है तो यहां बराबर क्यों नहीं है? तो ये ईश्वर की नजर में समानता का पाखंड ये नहीं चलता जो साहित्य में चलता आया है। हम कितने समान हैं, एक दूसरे को कितना सम्मान देते हैं, कितना समान मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो हम उसके लिए कितनी कोशिश करते हैं, ये जरूरी है। ईश्वर की नजर में कहां है, कौन ईश्वर है, कैसा उसको बना रहा, हमें पता नहीं है। हम जहां, जिस समाज में, जिस जगह पे हैं, हमें यहां समानता चाहिए, यहां समानता का व्यवहार चाहिए, और यहां वही समानता की गरिमा चाहिए जो आप हर व्यक्ति को चाहिए। तो सारी कोशिश मेरी साहित्य के माध्यम से, चाहे मैं कुछ जो भी किसी विधा में लिख रहा हूं, मेरी कोशिश तो यही है, और मेरी अपनी यही मेरी भाषा है। मेरी भाषा में कोई दिखावट नहीं है। मेरी भाषा को आप अलंकृत भाषा नहीं कह सकते। मेरी भाषा में आप बहुत सारा श्रृंगारिकता नहीं देख सकते। मेरी भाषा में आप बहुत बड़ी बड़ी उपमाएं, बहुत बड़े आपके वो नहीं देख सकते। मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। मेरी भाषा को जरूरत नहीं है उन सब चीजों की, क्योंकि मुझे अपने आप को मेकअप पोत के दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा सौंदर्य है। मैं जैसा हूं ये मेरा सौंदर्य है। मैं जैसा हूं वैसा हूं। आपको उसी रूप में स्वीकार करना होगा, और यदि आप उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते तो ये आपकी दृष्टि का दोष है, मेरा नहीं है। मैं तो इसलिए मनुष्य हैं, मेरी जैसी भाषा है, मैं अपनी उसी भाषा में, क्योंकि मैं अपने सच के साथ हूं, मेरी भाषा मेरा यथार्थ है। आप कि अपनी भाषा के साथ कितने सही हैं, कितने ईमानदार हैं, ये आपको देखना है। मैं अपने आप में ईमानदार हूं। मैं अपनी भाषा के साथ, अपने विचार के साथ, अपने सामाजिक के साथ, अपनी चेतना के साथ, अपने तर्कों के साथ मैं ईमानदार हूं, क्योंकि मैं मनुष्य में विश्वास करता हूं, मनुष्यता में विश्वास करता हूं, और मैं धर्म, समाज, संस्कृति और राष्ट्र, इस सब का केंद्र में मनुष्य को मानता हूं। मनुष्य सबसे बड़ी और केंद्रीय सत्ता है। मनुष्य बचेगा तो सब कुछ बचेगा। मनुष्य का सम्मान होगा तो सबका सम्मान होगा। मनुष्य की गरिमा होगी तो समाज, संस्कृति, धर्म और राष्ट्र सबकी गरिमा होगी।
और मनुष्य की गरिमा खंडित होगी तो सबकी गरिमा खंडित होगी। मेरी कोशिश मनुष्य की गरिमा बचाने की है ताकि सारी गरिमाएं बची रह सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरुणा मैडम प्लीज। सर हाँ प्लीज। सर, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर कि आप जैसे यथार्थवादी और वास्तविक सच को ढूंढने वाले और सबके सामने प्रस्तुत करने वाले बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि एवं लेखक के रूप में मैं इस भाषण के माध्यम से आपको जानी हूँ सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में जिस प्रकार के संघर्ष के माध्यम से अपना जीवन गुजारा है और जो कुछ आपने स्वीकार किया है उसको समाज के सामने प्रस्तुत करने का जो आपका प्रयास है वो हम सबके लिए सदा मार्गदर्शक बना ही रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।